हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 12th में चैप्टर नंबर 13। और आज हम एक नई यूनिट शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है इकोलॉजी। ठीक है, इस यूनिट के अंदर 4 चैप्टर हैं और उसके पहले चैप्टर का नाम है पॉपुलेशन एंड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उम्मीद करूँगा कि चीज़ें आप लोगों को समझ में आएंगी और धीरे धीरे हम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय माई सेल्फ यूनिवर्सली एंड द नेम ऑफ माई चैनल इज़ द एपेक्स कैरियर इंस्टीट्यूट। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप मेरे ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी तो ये मेरा वीडियो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, बात करेंगे अपने बारे में। ठीक है, तो अब आगे चलें। ठीक है, ओके, नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। ठीक है, और हम लोग बात करें क्लास 12th बायोलॉजी, और आज हम इकोलॉजी और लास्ट वाली यूनिट है एनसीईआरटी में उसका पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज नोन एज द पॉपुलेशन एंड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब इस चैप्टर को स्टडी जब हम लोग करेंगे तो हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इकोलॉजी क्या होती है। ठीक है ना, इकोलॉजी का मतलब क्या है। ठीक है, इकोलॉजी का मतलब क्या है, देखिए हम क्या है, हम एक इंडिविजुअल है, कोई भी ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और उसके चारों तरफ की सराउंडिंग, दो चीजें होती हैं, एक ऑर्गेनिज्म होता है और उस ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ जो भी चीज है वो उसकी सराउंडिंग्स बनाते हैं। तो जब हम ये स्टडी करते हैं कि उस ऑर्गेनिज्म का उसकी सराउंडिंग्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है और उस सराउंडिंग्स का उस ऑर्गेनिज्म पर क्या इफेक्ट पड़ता है, जब हम ये स्टडी करते हैं तो दैट इज नोन एज द इकोलॉजी। इकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, अब ये बात समझिएगा कि हु कॉइन्ड द टर्म इकोलॉजी। ठीक है, तो द साइंटिस्ट नेम एज द रेटर। ठीक है, रेटर एक साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या टर्म दिया था, जिन्होंने दिया था इकोलॉजी टर्म दिया था। ठीक है, इको का मतलब क्या होता है, इको का मतलब होता है सराउंडिंग्स, और लोगस का मतलब क्या होता है, स्टडी। तो जब हम अपनी सराउंडिंग्स की स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है अर्नेस्ट हैकल। क्या नाम है, अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल ने कहा है कि द स्टडी ऑफ रेसिप्रोकल। ठीक है, क्या कहा है, द स्टडी ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। ठीक है, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द एनवायरमेंट, बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द एनवायरमेंट, बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरमेंट इज नोन एज द इकोलॉजी। मतलब क्या है, रेसिप्रोकल का मतलब क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म का, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, एक ऑर्गेनिज्म का उसके एनवायरमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, या वो जो एनवायरमेंट है उस ऑर्गेनिज्म पर क्या फर्क डालता है, जब हम ये स्टडी करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब बात यहीं से समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब हम इकोलॉजी को स्टार्ट करेंगे तो इससे पहले हम कुछ टर्म्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। कुछ टर्म्स हैं जो इकोलॉजी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जब आने वाले चैप्टर्स की स्टडी करेंगे तो वो सब वहां पर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है यहाँ पर, जो मैं पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट जो मैं आज डिस्कस करूंगा, दिस पॉइंट्स आर क्वाइट इंपॉर्टेंट टू दी नीट ऑल्सो। नीट के लिए भी ये पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहली बात है कि हैबिटेट क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैबिटेट। ठीक है, देखिए हम सभी घर में रहते हैं, वहीं पर हम अपनी सारी जरूरतों को पूरा करते हैं, उसी को हैबिटेट कहते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म जहां पर रहता है और जहां से वो अपनी लाइफ की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज द हैबिटेट। ठीक है, जैसे फिश, मछली कहाँ रहती है, पानी में रहती है, तो फिश की हैबिटेट है, फिश की हैबिटेट है वाटर। ठीक है, और इसमें भी समझिएगा जो वाटर है वो दो तरह का है, एक तो होता है फ्रेश वाटर जो नदियों में मिलता है, तालाबों में मिलता है, रिवर्स में मिलता है, लेक्स में मिलता है, और एक होता है सैलाइन वाटर। ये कहाँ मिलता है, ये मिलता है ओशंस के अंदर, सीज के अंदर, और डिफरेंट टाइप ऑफ द सैलाइन लेगून्स के अंदर। तो यहां भी ये दो डिफरेंट टाइप की क्या हो गई, हैबिटेट हो गई। तो आप यहां समझिए कि हैबिटेट का मतलब क्या है, द मीनिंग ऑफ द हैबिटेट इज इट इज द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म कैन परफॉर्म इट्स लाइफ एक्टिविटीज एंड इट कैन स्पेंड इट्स लाइफ देयर। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आपको बताने जा रहा हूं, दैट इज नोन एज द इकोलॉजिकल निच। ठीक है, क्या कहते हैं,
दैट इज नोन एज द इकोलॉजिकल निच। अब इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, हु कॉइन्ड द टर्म। बहुत बार नीट में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हु कॉइन्ड द टर्म इकोलॉजी। दैट साइंटिस्ट इज नोन एज द जे ग्रेनल। ठीक है, जे ग्रेनल इसको हम कहते हैं। ठीक है, ही इज द फाउंडर ऑफ दिस टर्म। अब ये इकोलॉजिकल निच है क्या? इकोलॉजिकल निच इज ए माइक्रो हैबिटेट। इकोलॉजिकल निच क्या है? इकोलॉजिकल निच इज ए माइक्रो हैबिटेट वेयर ए ऑर्गेनिज्म कैन लिव। जहां पर ऐसा ऑर्गेनिज्म जहां पर कोई भी लिविंग रह सकता है, ऐसा हैबिटेट छोटे से छोटा जहां पर सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म रह सकता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम इकोलॉजिकल निच कहते हैं। इस इकोलॉजिकल निच में किसी भी स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म का स्टेटस, ठीक है, उसका स्टेटस के बारे में पता पड़ता है कि कितना स्टेटस है, तो दैट इज नोन एज द इकोलॉजिकल निच। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिएगा कि किसी भी एक निच के अंदर, यानी कि जो एक माइक्रो हैबिटेट है उसके अंदर कभी भी दो तरह की स्पीसीज नहीं रह सकती। दो तरह की स्पीसीज नहीं रह सकती। वहां पर क्या स्टार्ट हो जाएगा? फिर वहां पर कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे एक जंगल में एक शेर रहता है, तो उस शेर का बहुत बड़ा एरिया होता है, यानी कि जो शेर है वो उसका स्टेटस टॉप पर आता है, तो वो उसका हैबिट, उसका इकोलॉजिकल निच कैसा होता है? उसका इकोलॉजिकल निच बहुत बड़ा होता है। लेकिन ऑर्गेनिज्म जैसे 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 छोटा होता चला जाता है, तो उसका इकोलॉजिकल निच भी क्या होता चला जाता है? छोटा होता चला जाता है। लेकिन उस इकोलॉजिकल निच में केवल एक ही स्पीसीज रह सकती है, दूसरी स्पीसीज वहां पर नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इकोलॉजिकल निच को आप ढंग से याद करिएगा। अब इसके बाद जो पॉइंट है वो है हमारा पॉपुलेशन। ठीक है, क्या बात करेंगे? कि पॉपुलेशन की बात करेंगे। आपने 11वीं क्लास में टर्म पढ़ा था स्पीसीज। ठीक है, तो स्पीसीज क्या है? स्पीसीज जो है एक ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का विच कैन इंटरब्रीड। ठीक है, अब स्पीसीज जो है बहुत बड़े इकोलॉजिकल एरिया के अंदर आपको मिल सकती है। अगर ह्यूमन बीइंग की मैं बात करता हूं तो ह्यूमन बीइंग जो है वो बहुत बड़े इकोलॉजिकल एरिया के अंदर आपको मिलते हैं। बहुत सारे कंट्रीज हैं। ठीक है, लोयल लगभग देश दुनिया के सभी तरह के देशों के अंदर मिलते हैं। ठीक है, तो पॉपुलेशन क्या होता है? पॉपुलेशन स्पीसीज से एक छोटी टर्म है। ठीक है, पॉपुलेशन क्या है? इकोलॉजी की एक छोटी टर्म है। पॉपुलेशन क्या? पॉपुलेशन है इज द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीसीज। इकोलॉजी के अंदर स्पीसीज जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? वो ग्रुप्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इन ग्रुप को हम पॉपुलेशन कहते हैं। ये जो ग्रुप होगा, क्या कहा मैंने? दैट इज द ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीसीज दैट लिव, ठीक है, दैट लिव इन ए स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया। जो एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में किसी भी स्पीसीज का जो ग्रुप मिलता है उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। ठीक है, अब ये जो पॉपुलेशन है वो वहां की उस जियोग्राफिकल एरिया के लिए 100% एडेप्टेड होती है और वहां पर एफिशिएंटली इंटरब्रीड करती है। इस बात को समझिए। ठीक है, अब उसके बाद जो टर्म आएगा वो एक टर्म आता है जिसको हम कहते हैं कम्युनिटी। ठीक है, ये भी इकोलॉजी का एक टर्म है जिसको हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज द कम्युनिटी। अब एक इकोलॉजिकल एरिया के अंदर एक जरूरी नहीं है कि एक ही तरह के स्पीसीज मिले, वहां पर अलग अलग तरह की स्पीसीज मिल सकती हैं। देखिए, एक ही ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर जैसे हम चले जाएं सहारा डेजर्ट में चले जाएं, तो क्या वहां पर एक ही तरह का ऑर्गेनिज्म मिलेगा? वहां पर आपको डिफरेंट टाइप की पॉपुलेशन देखने को मिलेंगी, और इन सभी पॉपुलेशंस का जो ग्रुप होगा उसको क्या कहेंगे? उसको हम कम्युनिटी कहेंगे। ओके, यहां तक आप बात समझिए कि पॉपुलेशन की एक और स्पेसिफिक बात है कि पॉपुलेशन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस यह है कि जो पॉपुलेशन है वो इकोलॉजी को जेनेटिक्स से जोड़ती है। ठीक है, ये क्या करती है? पॉपुलेशन कंबाइंस इकोलॉजी टू द जेनेटिक्स एंड, ठीक है, और ये क्या करती है? जेनेटिक्स को जोड़ती है इवोल्यूशन से। जेनेटिक्स को कहां से जोड़ती है? जेनेटिक्स को इवोल्यूशन से जोड़ती है। ठीक है, इवोल्यूशन भी चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है।
तो ये समझिए इट इज द क्वाइट इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम इकोलॉजी की बात करेंगे, इकोलॉजी की स्टडी करेंगे, तो वी विल स्टडी इकोलॉजी एट द पॉपुलेशन लेवल। ठीक है, मैंने आपको बताया पॉपुलेशन क्या होती है, मैंने आपको बताया कम्युनिटी क्या होती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म इकोसिस्टम। धीरे धीरे चलिएगा, बात आगे सारे चैप्टर्स के अंदर ये पॉइंट आने हैं। ठीक है, अब आपको बताऊंगा कि इकोसिस्टम क्या है। ठीक है, इकोसिस्टम इज द सेल्फ रेगुलेटिंग, ठीक है, सेल्फ रेगुलेटिंग कंपोजिशन ऑफ नेचर। यानी कि अगर आपको नेचर को समझना है, तो अगर आप कोई इकोसिस्टम पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब वहां पर नेचर के सारे फंडामेंटल्स जो हैं वो वहां पर आप स्टडी कर रहे हैं। तो नेचर की या इकोलॉजी की जो फंक्शनल यूनिट होती है, यानी कि कैसे काम करती है कोई भी जो इकोसिस्टम होता है, बायोस्फीयर। ठीक है, इसके बाद एक टर्म आएगा जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। यानी कि हमारा जो पूरा अर्थ है दैट इज नोन एज द बायोस्फीयर। बायो मीन्स होता है लिविंग एंड स्फीयर मीन्स होता है क्या, प्लेनेट। ठीक है, क्या होता है, प्लेनेट। तो ऐसा प्लेनेट जहां पर लिविंग्स रहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। अब हमारा जो बायोस्फीयर है एक बहुत बड़ा हैबिटेट है, इसको हमने 3 छोटे छोटे हैबिटेट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, इसको हम कहते हैं क्या, हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर मतलब जहां पर पानी मिलेगा। ठीक है, दैट इज नोन एज द एटमोस्फीयर। ठीक है, एटमोस्फीयर यानी कि एयर वाला जो हिस्सा है, एंड दैट इज नेक्स्ट इज द लिथोस्फीयर। ठीक है, क्या हो गया, लिथोस्फीयर। तो ये 3 बहुत बड़े बड़े हैबिटेट हैं। ठीक है, अब इन हैबिटेट्स को और छोटे छोटे हैबिटेट्स में डिवाइड कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू द ज्योग्राफिकल एरिया, एंड दीज हैबिटेट्स आर नोन एज द बायोम्स। बायोम्स के बारे में हमें पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बायोम्स के बारे में। ठीक है, धीरे धीरे जब आएंगे तो बायोम्स के बारे में भी हम स्टडी करेंगे। ओके, अब यहां से बात समझ लीजिएगा कि कोई भी जो इकोलॉजी है या इकोसिस्टम है या नेचर है या बायोस्फीयर है, वो उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, बायोस्फीयर का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं बात करूंगा या बायोस्फीयर या एनवायरमेंट का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो पॉइंट है दैट इज द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है, क्या है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है, तो एनवायरमेंट के 2 फैक्टर होते हैं। एनवायरमेंट के कितने फैक्टर होते हैं, एनवायरमेंट के 2 फैक्टर होते हैं। एक फैक्टर है एबायोटिक कंपोनेंट और दूसरा जो होता है दैट इज नोन एज द बायोटिक कंपोनेंट। ये 10th क्लास में पढ़ रखा है आप लोगों ने। तो जो एबायोटिक कंपोनेंट है दे आर मेड अप ऑफ द नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, और बायोटिक कंपोनेंट का मतलब क्या है, बायोटिक कंपोनेंट का मतलब होता है लिविंग थिंग्स। तो यहाँ पर हम बायोटिक को अभी नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे। यहाँ जो हमारा मेन कंसंट्रेशन वो क्या रहेगा, वो रहेगा एबायोटिक में। ठीक है, अभी जो एबायोटिक है इनमें क्या क्या आएगा इसको आप समझिएगा। एबायोटिक में टोटल नॉन लिविंग थिंग्स आएंगे जो एक साथ मिलकर एनवायरमेंट का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, इसमें आएगा क्या, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल एयर। ठीक है, वाटर। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा टेम्परेचर। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आ जाएगा लाइट और क्या आ जाएगा, सॉइल। दीज आर सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। ठीक है, बहुत आराम से हम लोगों को एक एक करके इनके बारे में पढ़ना है कि इनका इफेक्ट हमारी बॉडी पर क्या पड़ेगा, या एक ऑर्गेनिज्म की स्टडी पर या एक ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ है उस पर उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। जब हम ये पढ़ते हैं तो दैट इज नोन एज द एबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, तो एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले जो हम बात करेंगे दैट इज अबाउट द एयर। एयर का क्या फर्क पड़ेगा, तो एयर को समझिएगा। एयर जो है आप लोग 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं एयर के बारे में। एयर इज द मिक्सचर ऑफ द गैसेस। एयर क्या है, एयर इज द मिक्सचर ऑफ द गैसेस। एयर के अंदर क्या होती है, एयर कंटेन्स नाइट्रोजन, एयर कंटेन्स ऑक्सीजन। ठीक है, एयर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस। सबसे अमाउंट में कौन सी गैस मिलती है, सबसे ज्यादा अमाउंट में हमारे पास नाइट्रोजन गैस है। ठीक है, उसके बाद किसका नंबर आता है, उसके बाद आता ऑक्सीजन का, उसके बाद किसका नंबर आता है, उसके बाद नंबर आता कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, एटमॉस्फेयर क्या बनाती है, एयर फॉर्मेशन करती है एटमॉस्फेयर का। ठीक है, क्या किसका फॉर्मेशन करती है, एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन करती है। और एटमॉस्फेयर हमारे चारों तरफ एक ब्लैंकेट बनाता है। एटमॉस्फेयर से ही हमें क्या मिलती है,
ऑक्सीजन मिलती है। एटमॉस्फेयर से हमें क्या मिलती है, में हम क्या रिलीज करते हैं, हम CO2 रिलीज करते हैं। एटमॉस्फेयर के चारों तरफ जो अर्थ है, ठीक है, अर्थ में स्ट्रेटोस्फेयर को कवर किए हुए एक लेयर है जिसको हम ओजोन लेयर कहते हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने सुना, ओजोन लेयर इज द प्रोटेक्टिव लेयर। आगे इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना, इसके बारे में आगे बात करेंगे कि क्या काम हो रहा है। ठीक है, तो एयर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर। ठीक है, उसके बाद जो पॉइंट आता है, उसके बाद जो दूसरा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज रिलेटेड टू द एबायोटिक फैक्टर इज नोन एज द टेम्परेचर। क्या आता है, उसके बाद आता है टेम्परेचर। जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, दे आर लार्जली डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। 11वीं क्लास में आप लोगों ने एंजाइम्स के बारे में पढ़ा है, तो जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, दे आर कंट्रोल्ड बाय द एंजाइम्स, they are controlled by the enzymes and their activities is largely depend on the temperature and they act in a definite range of the temperature. all enzymes, ठीक है, आप लोग पढ़ चुके हैं कि all enzymes can work, उनका रेंज क्या है, उनका रेंज है 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में वो बढ़िया काम करते हैं। मतलब इस रेंज में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म होती है। अगर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होता है तो हर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज होने में मेटाबॉलिक रेट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। लेकिन 35 से अगर ज्यादा होता है तो फिर इनका एक्टिविटी होना कम हो जाता है। ठीक है, अब यहां पर दो चीजें हैं, दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, सम ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म विच कैन tolerate the wide change in the temperature, which can tolerate the wide change in the temperature is known as the eurythermal, is known as the eurythermal, and which cannot tolerate the change in wide range, this is known as the stenothermal। तो ये आप याद रखिएगा, यूरिथर्मल जो लॉन्ग वेरिएशन इन टेम्परेचर में बहुत बड़ा चेंज अगर हो रहा है उसको वो कवर कर लेते हैं, तो दैट इज नोन एज द यूरिथर्मल, और अगर नहीं कर पाते हैं तो दैट इज नोन एज द स्टेनोथर्मल। ठीक है, चलिए आज मैं आप लोगों को इतना पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसके आगे का जो पॉइंट है दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, नमस्कार।